सबसे पहले तो मैं अपना परिचय ये देना चाहूँगा कि जो भी नरूला जी ने कहा कि जो सप्लायर्स जो हैं, सप्लायर्स के ऊपर भी बेचने पर रोक है। तो सबसे पहले हमने राजस्थान में 28 केसेस जो थे 2009 में, सबसे पहले 28 केसेस इन्हीं सप्लायर्स पे किए थे, क्योंकि दे आर नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन टू द स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन 2009। तो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो एक्चुअल में पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, जो अभी मेरे जहाँ तक जानकारी है लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए जो चुने गए जो लॉयर्स जो हैं उनको है। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट सबसे पहले उनको समझना ये जरूरी है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट रितेश जी, है क्या। रितेश जी, हमारे जो फील्ड लेवल फंक्शनरीज हैं वो टेली लॉ प्रोग्राम के एकदम फ्लैग बेयरर्स हैं, और इसमें पैरालीगल वॉलंटियर्स भी हैं और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो कम्युनिटी लेवल पे अपनी सुविधाएं सेवाएं प्रदान करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है अच्छा, कि सारे पैरालीगल वॉलंटियर्स लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से एसोसिएटेड हो, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग भी करते हैं। मेरा मेरा मतलब ये था थैंक्स। आशुतोष जी कि उन लोगों को थोड़ा सा उनकी जो लैंग्वेज है ना उसी में उनको समझाने का प्रयास करने का था मेरा। क्योंकि जी जी पीसीपीएनडीटी जी। एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें हर लेवल पे चेक लगा हुआ है। चाहे वो डॉक्टर हो तो वो अगर उनके ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर अगर उनको ये पता चल जाता है कि घर में पल रहा बच्चा बच्ची है तो वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो डॉक्टर पे भी रोका है। सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, इस चीज को भी पीसीपीएनडीटी एक्ट में कहा गया है। सोसाइटी इस सर्विसेज को, जो ये सेक्स सिलेक्शन की जो सर्विसेज है, सेक्स के डिटर्मिनेशन की जो वो है, इस चीज के लिए डॉक्टर को अप्रोच नहीं करेगी तो सोसाइटी पे भी रोक है। और जो सप्लायर्स हैं जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को सेल करते हैं उनको भी रोकने का इस एक्ट में प्रोविजन है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा चारों तरफ से उन्होंने एक्ट के तहत इस सेक्स सिलेक्शन को रोकने का प्रयास किया है। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन लेवल की बात है, हमारे राजस्थान में स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी थी, डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी थे, सभी अपॉइंटेड थे। लेकिन जो सिस्टम अवेयरनेस लेवल का और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो था कि जो लोग इस सर्विस को लेने के लिए जा रहे हैं उन लोगों को इंफॉर्मेशन वहां से सोसाइटी से हमें मिले जिससे कि डिकॉय ऑपरेशंस वगैरह हो सकें। तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट पीसीपीएनडीटी सेल बनाई गई थी जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और उस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के जरिए इस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम भी किया गया। जहां तक ये पैरालीगल वॉलंटियर्स या विलेज लेवल जो वॉलंटियर्स हैं आपके अभी जो सुन रहे हैं, उनके लिए उनका सबसे बड़ा जो रोल है वो ये है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये पीसीपीएनडीटी एक्ट में उस गर्भवती महिला को 100% वो दिया गया है कि मतलब उसका उसको दोषी नहीं मानने का वो है प्रिजम्पशन, और ये माना गया है कि वो किसी दबाव में कराने जा रही है सेक्स सिलेक्शन का। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशंस को, जैसे कि ये जो पीड़ित महिला है, जो गर्भवती महिला है, उसके से संपर्क में रहते हैं, क्योंकि इनका पैरालीगल वॉलंटियर्स या ये लोग जो हैं उन केसेस को ढूंढ के लाते हैं जहां विमेन एट्रोसिटीज वगैरह के या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के, जो मेरा यहाँ पे हमने देखा पैरालीगल वॉलंटियर्स का। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जब इनको कोई मिलती हैं तो वो इनको लेकर के उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म करें, और वहां से लेकर के डिकॉय ऑपरेशन जो हम लोगों ने यहाँ शुरू किए थे वो डिकॉय ऑपरेशन संभव हो पाए। उसके लिए हम सेंटर्स को भी उस पर रखते थे, उनके जो फॉर्मेट वगैरह हैं उनकी ऑडिटिंग वगैरह भी करते थे। उनकी ऑडिटिंग से जो, जैसा भी इन्होंने बताया था कि 4(3) में जो इसका प्रिजम्पशन है, इस एक्ट में एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कहीं किसी प्रकार का, चाहे फॉर्म एफ के जरिए किसी प्रकार की कोई वायलेशन पाया जाता है, या अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के कहीं कोई, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक इस तरीके का प्रोविजन है, अगर प्रेग्नेंट लेडी को अगर कोई बच्चा नहीं हो बेटा नहीं हो रहा है, तो इस तरीके का अगर कोई वायलेंस किया जाता है तो वो भी वो पैरालीगल वॉलंटियर्स की उसमें आता है, इनके वर्क जॉब में। तो इस तरीके के जो केसेस थे वो जब वहाँ डिस्ट्रिक्ट पीसीपीएनडीटी सेल में हमने कलेक्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ था, तो उनके जरिए लीगल जो डिकॉय ऑपरेशंस वो हमने काफी सारे किए थे। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें आती थी कि जो मशीनें थी, जो पोर्टेबल मशीनें घूम रही थी, या जो डिस्ट्रिक्ट में बिना रजिस्ट्रेशन के, ये एक्ट में तो प्रोविजन था कि बिना रजिस्ट्रेशन के
मशीन नहीं आ सकती कहीं भी किसी भी सेंटर पे, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी मशीनें ऐसी मिली थी जिनके रजिस्ट्रेशन, जिन सेंटर्स पे रजिस्ट्रेशन नहीं थे। तो इसको लगाना, जो कि जो सप्लायर्स जो थे उनको रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम रेगुलरली नोटिस दे रहे थे, वो हमें सीरियसली लेते नहीं थे। तो फिर हमने इस तरीके की जो मशीनें थी जो बिना रजिस्ट्रेशन के पाई गई डिस्ट्रिक्टों में, उन मशीनों को लेकर के हमने और डिटेल बनाई थी कि किस किस सेंटर, किस किस कंपनी की कौन कौन सी मशीनें बिकी हैं। फिर हमने उसकी लिस्ट बना करके उन सेंटर, उनको सप्लायर्स को नोटिस दिए थे, और उन्होंने एडमिट भी कर लिया अपने उसको कि हाँ साहब हमने सूचना नहीं दी स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। तो उनके यहाँ जयपुर में हमने सारे केसेस उनके फाइल किए थे, उनमें कन्विक्शन भी हुए सबके। तो ये हमने इस तरीके से। तो दूसरा इनका जो अवेयरनेस लेवल का जो वो था, जो क्योंकि इसमें जो एक तो डॉक्टर हैं जिन लोगों को इम्प्लीमेंटेशन के दायरे में लाना है, दूसरा इसका पार्ट आता है अवेयरनेस का पार्ट। अवेयरनेस के पार्ट पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे जो ग्रुप्स थे जो सोसाइटी के, उनको हमने जाकर के इस चीज को बताया कि भाई इस तरीके से। लेकिन जब हम लोग अवेयरनेस के पार्ट पे लोगों को ये समझाते हैं कि भाई बेटा बेटी एक समान, लेकिन दिक्कत ये आती है कि आज भी जो दूसरा पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट के अलावा, जैसे अदर पार्ट जो हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है चाहे मेंटेनेंस के पार्ट है, जिन पे महिलाओं के साथ में समानता की स्थिति नहीं दिखती है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी वहाँ रेज होते थे उनकी उनमें जो वर्कशॉप्स वगैरह जो होती थी। तो हमने इस एक्ट की अवेयरनेस सोसाइटी में लाने के साथ साथ उस पार्ट पे भी हमने काम किया था कि जो लोग जिस जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने आप में सोसाइटी में, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं एक्सेस टू जस्टिस कराया जाए, जिससे कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो बच्चियों के प्रति जो एक एक सेकेंडरी वो बना रखा है उसका, उस चीज पे हम कार्य कर सकें। तो ये हमें काफी सक्सेसफुल भी हुआ था। फिर उसके बाद में हमारे हमने, क्योंकि राजस्थान में स्पेशल कोर्ट्स भी बनी थी, काफी सारे केसेस डिकॉय ऑपरेशंस के बाद में एक इंसेंटिव, स्पेशल इंसेंटिव स्कीम भी बनाई है राजस्थान में कि वो जो मुखबिर योजना करके, मुखबिर योजना में हर स्टेज पे, इंफॉर्मेशन के स्टेज पे, और उसके बाद में जब मुकदमा दर्ज हो जाता है उसकी स्टेज पे, उसके बयान होने के बाद में जो गर्भवती महिला उसके बयान होने के स्टेज पे, वो सारी उसमें इंसेंटिव दे करके बना रखा है। एक सबसे बड़ी जो आज की डेट में, आज चूंकि मैं एक इंडिपेंडेंट लॉयर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है, तो विटनेस की प्रोटेक्शन का कहीं कोई इसमें वो नहीं है। क्योंकि हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को महेंद्र चावला के केस में बताया भी था, तो हमने कुछ यहाँ लागू करने का प्रयास भी किया। लेकिन जो सामने वाली जो डॉक्टर कम्युनिटी है, वो एक बड़ी स्ट्रेंथन और बड़े पावरफुल लॉबी है, तो वो कहीं ना कहीं जो डिकॉय ऑपरेशन की डिकॉय जो होती है उसको दबाव डालने का प्रयास करते हैं। इसकी वजह से काफी सारे केसेस खराब भी होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि प्रोसिक्यूशन का जो रोल होता है, उस प्रोसिक्यूशन के रोल में जो पावरफुल डिफेंस आता है, वहां कहीं ना कहीं उन जो प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको भी सेंसिटाइज बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। दूसरा, आप ये बात चल रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में, तो बेटी बचाओ पढ़ाओ के साथ साथ हमें शायद बेटी जिताओ की भी योजना इसमें होनी चाहिए। क्योंकि आज बहुत सारे केसेस में जो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े हुए केसेस हों चाहे किसी भी तरीके के केस हों, उनमें जो महिलाओं के लिए जो स्थिति है, वो जिताने वाली स्थिति में भी उनको लाना पड़ेगा। इस तरीके के केसेस पे एक इन पैरालीगल वॉलंटियर्स के जरिए एक रिसर्च वर्क भी होना चाहिए, जिससे कि हम कहीं ना कहीं इस एक्ट का, जो पीसीपीएनडीटी एक्ट का जो मेन वो है, उसको हम अचीव कर सकें। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, तो हमने अवेयरनेस के ऊपर काफी सारा जो वर्कशॉप वगैरह भी की थी। और आज स्थिति ये है कि राजस्थान का जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो ये सारे हमने यहाँ राजस्थान में हमने टोल फ्री नंबर भी दिया है कि जो जिसके जरिए लोग डिस्ट्रिक्ट पीसीपीएनडीटी कोऑर्डिनेटर्स को सूचना दे सकें। तो ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशन में राजस्थान में किया था उसका तो मेरा पार्ट था। थैंक यू सर। थैंक यू रितेश जी।
आपने डिटेल में जो आपके कोऑर्डिनेटर्स का जो रोल रहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेटर्स के रोल के बारे में बात करी, और आपने ये बार बार हाईलाइट किया कि जो कहीं ना कहीं जो रूट कॉज के रूप में निकल के आ रहा है कारण है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं व्याप्त है, और वो बहुत बड़ा एक चैलेंज बन रहा है इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में। आपने ये भी हाईलाइट किया कि विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, तो उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। और एक एंड में आपने बात कही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ बेटी जिताओ की भी का भी प्रयास होना चाहिए। थैंक यू रितेश जी। अभी थोड़ा सा हम लोग अपने जो सवाल हैं उसे लेना चाहेंगे। अपने जो हमारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज हैं उनके अगर सवाल हैं तो उसे उसे ज़रूर लेना चाहेंगे। थैंक यू रितेश जी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो सवाल हमारे पास में आते हैं तो प्लीज़ अगर बाकी बाकी स्पीकर्स के अलावा आप भी अगर उसमें सहयोग करते हैं तो अच्छा रहेगा। जी हमारे फंक्शनरी सवाल पूछ सकते हैं जो जुड़े हैं। जैसे एक सवाल अभी आया है जिसमें था कि जैसे ये बात हुई कि अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल बहुत सारी परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि किन परिस्थितियों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, कब कब इस तकनीक का, सोनोग्राफी टेक्निक का कब इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा हमारे फील्ड के फंक्शनरीज के लिए अच्छा रहेगा। मैं हाँ रितेश जी बताइए। एक्चुअल में देखो, ये जो फॉर्म एफ जो है, इनका फॉर्म एफ में पीछे काफी सारी इन्होंने लीगली जो कंडीशंस दे रखी हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन सोनोग्राफी अपने आप में एक ऐसी लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है, और इसके किसी भी चीज के डायग्नोसिस के लिए, किसी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आगे का ट्रीटमेंट शुरू हो सके। इसलिए इसको कहीं ना कहीं अगर अगर अपन कोडिफाई करें या कहीं कोई इसके किन किन क्षेत्रों में इसका यूज किया जा सकता है, तो वो काफी बड़ा एरिया है। जो अल्ट्रासोनोग्राफी पे कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, एक सबसे अच्छी बात इस एक्ट में ये है कि अल्ट्रासोनोग्राफी करने पे कोई रोक नहीं है, अगर वो उसका मिसयूज करेंगे तो उस पे रोक है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ डिलीवरी उसका प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन होता है। प्रेगनेंसी इस एक्ट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन होता है। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन के बाद में जो अगर कहीं कोई सडन डिसअपियरेंस होती है, तो सिंपली उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। नाउ बर्डन शिफ्ट ऑन दैट लेडी और अंडर 24 ऑन द फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट लेडी। मतलब प्रिजम्पशन का जो प्रोविजन है इस एक्ट में, बहुत बढ़िया प्रोविजन है। और इसी केसेस पे हमने, इसी उस पे आधार पर हमने बहुत सारे केसेस किए हैं। सोनोग्राफी के जो कंडीशंस हैं वो बहुत सारे हैं, जिनमें बच्चे को देखना भी होता है। वो सारे वो मेडिकल जो टर्म्स हैं वो काफी फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। थैंक यू रितेश जी। अ, सजा सजा जो है इस कानून में जब मान लीजिए कोई दोषी पाया जाता है या ऐसा ऐसा कोई जेनेटिक क्लिनिक है जिसने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसमें एक जरा जो सजा है इस कानून में उसके उसे भी थोड़ा सा अगर हाईलाइट करेंगे। देखो, पीसीपीएनडीटी एक्ट में कंप्लेंट जो होती है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फाइल करते हैं। और इसमें जो सेक्शन 23 है, वो इसका पिनल प्रोविजन है, जिसमें दंड का प्रावधान है। उसमें दोनों जो लोग हैं, जो सोसाइटी से जो लोग जा रहे हैं, उनको भी दंड का प्रावधान है। और जो डॉक्टर या मेडिकल फ्रेटर्निटी का जो भी वो हैं, वो जो लोग कर रहे हैं, जिनका डिस्क्लोजर के पार्ट पे जिनका ऑफेंस था, वो भी ऑफेंस है इस एक्ट में। और दोनों को ही पहले ऑफेंस पे 3 साल तक की सजा है और सब्सिक्वेंट ऑफेंस पे 5 साल की सजा है। इसमें दोनों लोगों को ही टारगेट लिया गया। लेकिन इसमें एक्ट में बस दंड के पार्ट पे उस महिला जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पक्ष में एक ये कहा गया है कि वो सोशल प्रेशर के तहत उस पर जा रही है। इन केस अगर कहीं अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कोई डिकॉय ऑपरेशन करते हैं और वहां कोई महिला प्रेग्नेंट लेडी पकड़ी जाती है, तो उस प्रेग्नेंट लेडी को ये बचाव दिया गया है कि वो, जैसा हमें यहाँ सोसाइटी में देखते हैं कि ये सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि साहब लड़का चाहिए,
तो उस प्रेशर में जा रही है, इसलिए उसको उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट का प्रोविजन नहीं है। तो दोनों ही पार्ट जो है, वो जो सोसाइटी से जो लोग जा रहे हैं और डॉक्टर वगैरह, सबके लिए दंड का प्रावधान है, जो पहले ऑफेंस पे 3 साल का। अच्छा, एक इसमें मेरा एक अच्छी सवाल बात है ये ये। है नीरज कि जी, इसमें आई जी वुड जी लाइक टू हाँ, ऐड, मैं ये इन केस अगर डॉक्टर्स ऑफेंस करते हुए पकड़े जाते हैं, उनका कन्विक्शन हो जाता है, देयर नेम कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द स्टेट मेडिकल रजिस्टर बाय द आईएमसी। बिल्कुल, राजस्थान में ऐसे हुए भी हैं काफी सारे डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन हमने इनिशियल स्टेज पे, जो सारा स्टिंग ऑपरेशन के जो डॉक्टर्स थे, उनके जी सबके रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुए थे पहले, और बाद में जिनके कन्विक्शन हुए थे उनको फिर वो किया गया था सस्पेंड। जी। इसमें सवाल एक और ये है कि ये जो केसेस होते हैं, जैसे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज चाहे उस डेकॉय ऑपरेशंस करें या कंप्लेंट बेसिस पे भी जो केसेस आते हैं, ये किस तरह के कोर्ट्स में हैंडल होते हैं? 23, देखो, ये 25, फर्स्ट सर 25। आप देंगे, मैं बेसिकली ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केसेस जाते हैं। राजस्थान में स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, उनमें ये सारे केसेस चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्हीं और के केस में उसमें जाते हैं। इस एक्ट में एक बहुत अच्छी जो प्रोविजन है 28 का, सेक्शन 28 में, कि अगर कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी काम नहीं भी कर रहे हैं तो एक लेमैन भी उनको बाध्य कर सकता है नोटिस दे करके कंप्लेंट पेश करने के लिए, इन केस ऑफ एनी ऑफेंस।